Hello everyone, very good evening to all of you. I once again welcome you all on Adda 24/7. So friends, आप सभी लोगों का once again Adda 24/7 पर वेलकम है. I hope you all are fine and you all are doing well. मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी. तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट सभी लोग सेशन में कनेक्ट हो जाइए एंड लेट मी नो दैट आई एम प्रॉपर्ली ऑडिबल एंड विजिबल टू एवरीवन. एक बार सभी लोग आप लोग कमेंट सेक्शन मेरे को बताइए दैट मेरा ऑडियो वीडियो क्लियर है. तो सेशन आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्टिव जो है बजट के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. जैसे फ्रेंड्स हम सभी लोगों को पता है 23 ऑफ जुलाई की अगर मैं बात करूँ 23 ऑफ जुलाई को बजट शेड्यूल है और निर्मला सीतारमण जी जो है इस साल का फिलहाल दोबारा जो है दूसरी बार इस साल बजट वो पेश करते हुए हमें देखने को मिलने वाली है. इस साल के स्टार्टिंग में फरवरी में हमने एंट्रीम बजट देखा था और इस बार जो है नई गवर्नमेंट अब इलेक्शन जो है जीतने के बाद सरकार चुनकर आई है. तो वंस अगेन जो है निर्मला सीतारमण जी हमें इस बार जो है बजट पेश करते हुए आपको देखने को मिलने वाली हैं. तो हम लोग क्या करने वाले हैं, बजट तो 23 जुलाई को आएगा बट उससे पहले मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजीज जो है बजट से वो आपके साथ डिस्कस करूंगा सो दैट जब हम बजट जो है डिस्कस करेंगे, बजट इंट्रोड्यूस होगा 23 ऑफ जुलाई को, तो उसके बारे में हम आराम से सारे पॉइंट्स जो है बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ सकेंगे. और ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप वाकई में बजट को सही तरीके से समझना चाहते हैं. और याद रखिएगा फ्रेंड्स, बजट से जुड़े हुए क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं, ठीक है. तो उससे आप बिल्कुल भी नहीं बच सकते. बजट से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही पेपर में, मैं आपको इस पर MCQs भी प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ये सेशन. और चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन. बट बिफोर दैट, अगर आपने इससे पहले अड्डा 24/7 एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर रखा है तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलती है बहुत सारी चीज़ें जो आपके एग्जामिनेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप प्रोवाइड करती हैं. जैसे डेली करंट अफेयर्स हो गया, डेली क्विजेज हैं, मॉक टेस्ट है, PDFs हैं, है ना, ई नोट्स वगैरह हैं, ई बुक्स वगैरह हैं. ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एप्लीकेशन. तो अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड कर रखा है तो जरूर डाउनलोड करिए इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, ठीक है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, है ना. एंड डेली मेरा एक करंट अफेयर्स का सेशन होता है, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक साइंस, फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का. ये सेशन हम लोग रात को 8 बजे करते हैं. तो अगर ये आपने सेशन नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए. यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के बहुत सारे अपडेट्स मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ. तो सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग एक बेसिक टर्मिनोलॉजीज की बात कर लेते हैं बजट की, फिर हम लोग इसके टर्मिनोलॉजीज या टर्म्स पर हम लोग जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, बजट की अगर मैं बात करूं तो बजट जो है किसी कंट्री के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें सरकार क्या करती है, जो साल भर की उसकी इनकमिंग है, साल भर की उसकी जो रिसिट्स है और जो उसके साल भर के एक्सपेंडिचर्स हैं, उनके बारे में ब्यौरा जो है, उनके बारे में डिटेल्स सरकार जो है बजट के अंदर रिप्रेजेंट करती है. सो बजट इज बेसिकली इज द डिटेल ऑफ ऑल द रिसिट्स एंड ऑल द एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सरकार के पास टोटल कितना पैसा आ रहा है और सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेगी, उन सब का ब्यौरा जो है, उन सब की जो डिटेलिंग होती है वो हमें बजट के अंदर देखने को मिलती है. बजट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो बजट जो है अमूमन अगर आप देखें तो साल में एक ही बार पेश किया जाता है ना. साल में एक ही बार पेश किया जाता है बजट. और बजट जो है अभी फिलहाल अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, तो प्रेजेंट सिनेरियो में वर्तमान समय में बजट जो है फरवरी के फर्स्ट वर्किंग वीक में, फरवरी के पहले कार्यरत सप्ताह में बजट को पेश किया जाता है. और फरवरी के पहले कार्यरत सप्ताह का मतलब हो गया फरवरी के फर्स्ट वर्किंग वीक में हमें बजट जो है देखने को मिलता है. और बजट की जो डिटेलिंग है वो हम देखते हैं फरवरी के फर्स्ट वर्किंग वीक में. अब बजट जो फरवरी के फर्स्ट वर्किंग वीक में आ रहा है, सर आप तो कह रहे हैं अभी जुलाई में फिर से बजट आएगा, तो ऐसा क्यों? तो फ्रेंड्स देखिए, जिस साल इलेक्शन ईयर होता है, जिस साल लोकसभा के आपको इलेक्शंस देखने को मिलते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, तो ऐसे में साल भर के अंदर, देश के अंदर जो है साल भर में 2 बार बजट पेश किया जाता है. तो ऐसे में जो फरवरी में बजट आता है उसको हम एंटरिम बजट कहते हैं, अंतरिम बजट कहते हैं. जो सरकार का जो कार्यकाल का जो आखिरी समय होता है उसमें सरकार थोड़े समय के लिए, जब तक नई गवर्नमेंट नहीं चुनकर आ जाती तब तक के लिए अपने खर्चों के लिए कुछ पैसा वहाँ पर लेती है. तो वो एक छोटा सा बजट होता है, वो एक शॉर्ट बजट होता है, उसको हम एंटरिम बजट के नाम से जानते हैं. तो इस साल जो फरवरी में स्टार्टिंग में हमने देखा था बजट, उसको मैंने आपके लिए कवर भी किया था, आप उसको भी देख सकते हैं. तो वो था एंटरिम बजट. लेकिन अभी जो जुलाई में आएगा 23 ऑफ जुलाई को, वो इस साल का फुल फ्लेश्ड बजट होगा. मतलब जुलाई से लेकर पूरे अगले 31 ऑफ मार्च 2025 तक के टाइम के लिए पूरा जो है एक रोड मैप जो है सरकार बजट के थ्रू अपना रिप्रेजेंट करेगी. तो एक फुल बजट हमें देखने को मिलने वाला है, ठीक है. और ये जो बजट है, बजट अपने आप में काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करता है. कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स पर हम लोग बात करते हैं, फिर टर्मिनोलॉजीज पर मैं आपके साथ चलता हूँ. देखिए बजट की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑफिशियली बजट वर्ड का कहीं भी यूज़ नहीं किया गया है, या फिर बजट वर्ड हमें नहीं देखने को मिलता है. बजट अगर आप देखेंगे तो बजट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल में डिफाइन किया गया है. और वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर है वो आपको देखने को मिलेगा 112, आर्टिकल नंबर 112. और आर्टिकल नंबर 112 में बजट को बजट ना कह के कहा गया है, क्या इसको कहा गया है
एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसको हिंदी में कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। तो फ्रेंड्स, बजट को बजट ना कह के हम ऑफिशियल लैंग्वेज में, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव में अगर बात करें, तो बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वार्षिक वित्तीय विवरण या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट को टेबल करने की जो पावर होती है, वो बजट को टेबल करने की पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति जी के पास जो है बजट को पार्लियामेंट में टेबल करने की पावर होती है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा, मिस्टेक मत करिएगा। फाइनेंस मिनिस्टर जो है आपको बजट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए उसके रिप्रेजेंटेशन में, उसके प्रिपरेशन में इन्वॉल्वमेंट जो है पूरा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का होता है। लेकिन बजट को जो टेबल करने की पावर होती है वो आपके पास, राष्ट्रपति जी के पास वो शक्ति होती है कि राष्ट्रपति बजट को टेबल में जो है पार्लियामेंट में टेबल करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके थ्रू अपॉइंटेड कोई बंदा जो है वो बजट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ता है। तो जनरली ऐसा ट्रेंड है, परंपरा है कि फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्री होते हैं वो उस बजट को पढ़ते हुए आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो निर्मला सीतारमण जी इस बार हमें बजट पेश करते हुए आपको देखने को मिलने वाली है, और निर्मला सीतारमण जी जैसे इस बार का बजट पेश करेंगी, लगातार कंटिन्यूअस 7 बार बजट पेश करने का ये एक रिकॉर्ड भी बनाएंगे। ठीक है, तो उन सब फैक्चुअल डेटास पर हम बात करेंगे। अभी हम थोड़ा सा टर्मोलॉजीज पर फोकस करना चाहते हैं, तो इंपॉर्टेंट टर्म्स पर चलिए हम लोग चलते हैं, और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स में आपको बीच बीच में बताता भी रहूंगा। बजट की अगर बात करें तो फ्रेंड्स, बजट जो है 3 तरीके का मेनली हमें बजट देखने को मिलता है। एक हमारे पास होता है सरप्लस बजट। सरप्लस बजट हम फ्रेंड्स किसको कहते हैं? जब सरकार के पास कमाई ज़्यादा होती है और खर्चे कम होते हैं। When the government's revenue is higher than the government expenditure, जब सरकार की रेवेन्यू, सरकार की इनकम जो होती है ज़्यादा होती है किससे? एक्सपेंडिचर से। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? दैट इज नोन एज अ सरप्लस बजट। इसको हम अधिकतम बजट या फिर सरप्लस बजट के नाम से जानते हैं। Why it is called as surplus budget? Because government is having more income and expenditure is less. आमदनी ज़्यादा है और भाई खर्चा कम है, तो उसको हम लोग सरप्लस बजट कहते हैं। दूसरा हमें देखने को मिलता है क्या फ्रेंड्स? बैलेंस बजट। बैलेंस बजट को हिंदी में हम कहते हैं संतुलित बजट, जिसमें जब इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर होती है, सरकार जितने पैसे कमा रही है उतने पैसे अगर आपको सरकार खर्च करते हुए देखने को मिलती है, तो इसको हम लोग कहते हैं आपका बैलेंस बजट या फिर संतुलित बजट। ठीक है, और इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर हमारे बराबर देखने को मिलते हैं, मतलब लगभग सरकार जितना कमा रही होती है एक उतना खर्च करती है। लेकिन उसके बाद हमें एक सबसे इंटरेस्टिंग बजट देखने को मिलता है टाइप में, जो कि है डेफिसिट बजटिंग या फिर डेफिसिट बजट, जिसको हम घाटे का बजट कहते हैं। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? इसमें सरकार की कमाई कम होती है और सरकार के खर्चे आपको ज़्यादा होते हुए देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे कंट्री में सरकार जो है डेफिसिट फाइनेंसिंग या फिर डेफिसिट बजटिंग करती है। तो हमारे देश में हम कौन सा बजट लाते हैं? हम लाते हैं घाटे का बजट या फिर इसको हम डेफिसिट बजट कहते हैं, जिसमें सरकार के पास इनकम कम होती है लेकिन सरकार स्पेंडिंग ज़्यादा करती है, खर्चे ज़्यादा करती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि सर आखिरकार सरकार खर्चे क्यों करती है ज़्यादा? तो फ्रेंड्स, सरकार खर्चे इसलिए ज़्यादा करती है बिकॉज वी आर अ डेवलपिंग नेशन, हम एक विकासशील देश हैं, और ऐसे में हमारे देश में डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव के लिए सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च करना होता है, स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर्स पर और समटाइम्स वेलफेयर प्रोग्राम्स पर। तो ऐसे में सरकार, चूँकि हमारे देश को हम विकसित जो है भारत बनाना चाहते हैं, विकसित भारत हम बनेंगे 2047 हम अमृतकाल के अंदर इंटर कर चुके हैं, तो जो विकसित भारत का हम सपना देख रहे हैं वो तभी संभव है जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पर बड़े लेवल पर फोकस करें, एंड फॉर दैट वी नीड मोर एंड मोर फंड्स। उसके लिए हमें क्या चाहिए? बहुत सारा पैसा चाहिए। अब उसके लिए चूंकि हमें बहुत सारा पैसा चाहिए, तो वही पैसा आएगा कहाँ से? तो ऐसे में सरकार जो है डेफिसिट बजटिंग इंट्रोड्यूस करती, घाटे का बजट लाती है, जिसमें सरकार बोरोइंग्स के थ्रू जो है वहाँ पर बजट के डेफिसिट्स को जो है अपने एक्सपेंडिचर्स को मीट करने के लिए पैसे यूज़ करती है। ठीक है, तो ये हमारे पास, हमारे यहाँ कौन सा बजट हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं? याद रखिएगा, डेफिसिट बजटिंग या फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग हम लोग करते हैं, घाटे का बजट लाते हैं। इसीलिए आपको न्यूज़ में एक टर्म बार बार आपको देखने को मिलेगा कि सरकार अपने फिस्कल डेफिसिट को, राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करना चाहती है। गवर्नमेंट इज मोर एंड मोर फोकस्ड फॉर देयर फिस्कल डेफिसिट। सरकार फिस्कल डेफिसिट को बहुत टारगेट कर रही है। फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, बजटरी डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, ठीक है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है ना, ये सारे प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, ये सारे तरीके के डेफिसिट्स वगैरह मैं आपको इस पर्टिकुलर सीरीज में डिस्कस कराऊंगा। तो आज हमारा सीरीज का फर्स्ट पार्ट है। तो आज हम लोग समझेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बजट में सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है और सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करती है, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ बजट। तो हम फ्रेंड्स क्या डिस्कस करने वाले हैं अभी? कंपोनेंट्स ऑफ बजट के बारे में बात करने वाले हैं कि सरकार के पास बजट में पैसा आता कहाँ से है और सरकार उस पैसे को खर्च कहाँ कहाँ करती है। विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है,
तो हमने देखा कि डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम कंपोनेंट्स पर हम लोग फोकस करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स, ठीक है। तो मैं आपको कंपोनेंट्स दिखाता हूं, ठीक। चलिए देखिए कंपोनेंट्स ऑफ बजट की अगर बात करें फ्रेंड्स, अगर मैं कभी भी बजट वर्ड लिखता हूं तो इसका मतलब इसमें इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय दोनों चीजें शामिल होंगी। बजट कभी भी लिखा हुआ है तो दैट मीन्स इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों चीजें हमें देखने को मिलेंगी। तो कंपोनेंट्स ऑफ बजट में हम बजट को दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं। एक हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, एक तो फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे रेवेन्यू बजट के बारे में। रेवेन्यू बजट के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं राजस्व बजट। ये आपको बहुत बार ये टर्म सुनने को मिलेगा कि रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू बजट, रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो आपको बहुत बार चर्चा देखने को मिलेगी किसकी, रेवेन्यू की। रेवेन्यू के साथ साथ हमें एक और चर्चा देखने को मिलती है, रेवेन्यू के साथ साथ हमें चर्चा देखने को मिलती है किसकी, जो है रेवेन्यू के साथ हम डिस्कशन करते हैं किसकी, कैपिटल बजट की। कैपिटल बजट की, कैपिटल बजट को इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स पूंजी बजट, ठीक है। तो पूंजी बजट की काफी ज्यादा चर्चा चलती है, इसका काफी जिक्र होता है। सो व्हाट विल डू, हम डिस्कशन करेंगे कि आखिरकार रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, इन दोनों एस्पेक्ट पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम आज चर्चा करेंगे रेवेन्यू बजट के बारे में, फिर साथ ही साथ हम डिस्कशन करेंगे कैपिटल बजट के बारे में। और ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो मैं अभी जो सरकार के डिफरेंट डेफिसिट्स के बारे में बात कर रहा था आपसे कि बजटरी डेफिसिट क्या होता है, बजटीय घाटा क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आएंगे। सरकार के पास पैसा आता कहाँ से है, कहाँ पैसा सरकार रखती है, कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, कंटिजेंसी फंड क्या होता है ना, पब्लिक अकाउंट फंड्स क्या होता है ना, इसके अलावा मनी बिल क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें बजट के अंदर आती हैं। वो सारे के सारे टर्म्स हम इस पर्टिकुलर सीरीज में डिस्कस करेंगे। तो इस सीरीज को जरूर आप अच्छे से कर लीजिएगा, डेफिनेटली आपको अपकमिंग एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अपार्ट फ्रॉम द करंट बजट। करंट बजट तो हम लोग पढ़ेंगे, उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे तो आप उसको भी हैंडल कर लेंगे। और ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको समझ में आएगा तभी आप करंट ईयर का बजट अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो फॉर दैट इट्स इंपॉर्टेंट। चैनल पर नए सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रेंड्स रेवेन्यू बजट की, कि हम बात करेंगे रेवेन्यू में पैसा आता कहां से है और रेवेन्यू में पैसा जाता कहां से है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेवेन्यू बजट की। रेवेन्यू बजट को हम लोग नाम दे देते हैं फ्रेंड्स, इसको कह देते हैं राजस्व बजट, ठीक है, रेवेन्यू बजट। अब जब हम लोग रेवेन्यू की बात कर रहे हैं, बजट की बात कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स बजट में हमें इनकम और एक्सपेंडिचर जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर देखेंगे क्या, रेवेन्यू रिसीट्स। ध्यान रखिएगा सरकार की भाषा में कमाई को हम लोग इनकम ना लिख करके हम लोग रिसीट्स लिखते हैं, प्राप्तियां इसको हिंदी में कहते हैं, कि सरकार को कितने डिफरेंट सोर्सेस से कहां कहां से पैसा प्राप्त होता है, ठीक है। तो सरकार के पास हम प्राप्तियां की बात करेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे क्या, प्राप्तियां, दैट इज रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स, राजस्व प्राप्तियां, ठीक है। प्राप्तियां आप देख लीजिएगा हिंदी में, ठीक है। ये रेवेन्यू में पैसा आता कहां से है, ठीक। और फिर हम देखेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले इनकम की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू में पैसा आता कहां से, सरकार के पास पैसा आता कहां से, इनकम का सरकार के पास सबसे बड़ा सोर्स क्या है। रेवेन्यू रिसीट्स की जब हम बात करते हैं तो सरकार के पास सबसे पहले पैसा आता हुआ आपको देखने को मिलता है। रेवेन्यू रिसीट्स में हमारे पास पैसा आता है किसके थ्रू, टैक्स रेवेन्यू के थ्रू, ठीक है, टैक्स रेवेन्यू के थ्रू। टैक्स रेवेन्यू मतलब कर राजस्व के थ्रू सरकार के पास फ्रेंड्स टैक्सेस से बढ़िया पैसा आता हुआ आपको देखने को मिलता है। इवन में अगर मैं कहूं सरकार के पास, गवर्नमेंट के पास इनकम का वन ऑफ द जो बिगेस्ट सोर्स है, जो सरकार के पास आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है, उसमें आपको देखने को मिलता है रेवेन्यू, मतलब उसमें टैक्स रेवेन्यू हमें देखने को मिलता है जो सबसे ज़्यादा होता है, इसको हम लोग कर राजस्व कहते हैं। और टैक्स में भी अगर हम बात करें तो हमें देखने को मिलता है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू सरकार के पास पैसा आता है जिसको हम लोग प्रत्यक्ष कर कह देते हैं, डायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग कह रहे हैं प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष कर। और दूसरा पैसा आता है कहां से, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्सेस से पैसा आता है। डायरेक्ट टैक्सेस की अगर बात करें तो जैसे फॉर एग्जांपल आपको इनकम टैक्स बड़े लेवल पर देखने को मिल जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया निगम कर,
ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रत्यक्ष कर होते हैं वो सरकार की आमदनी में एक बड़ा हिस्सा जो है रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस में हमें देखने को मिल जाएगा, जीएसटी हो गया, कस्टम टैक्स वगैरह हो गया, एक्साइज ड्यूटी वगैरह हो गया, ठीक है। इस तरीके के टैक्सेस हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसमें सबसे मेन सोर्स आपको जीएसटी देखने को मिलेगा। अभी हम टैक्स नहीं पढ़ रहे, हम सिंपली ये समझने की कोशिश करें कि सरकार के पास जब हम इनकम की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो टैक्सेस जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सरकार के पास इनकम के प्रोस्पेक्टिव से, ठीक। और हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा सरकार के पास टैक्स रेवेन्यू के अलावा एक और तरीके से पैसा आता हुआ हमें देखने को मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, जिसको हम लोग नाम देते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। इसको हम लोग कहते हैं गैर कर राजस्व। गैर कर राजस्व की भी प्राप्तियां होती हैं सरकार के पास, नॉन टैक्स रेवेन्यू से भी पैसा आता है। अब इसमें कहां से पैसा आता है, इसको बहुत अच्छे से फोकस्ड होकर बहुत ध्यान से देखिएगा। जब हम नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो इसमें पैसा आता है सरकार के पास, एक तो आता है गवर्नमेंट के पास। सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है पेनल्टी से, फाइन से, ठीक है। सरकार अगर हम पर कोई फाइन लगाती है, पेनल्टी लगाती है, दंड या जुर्माना लगाती है, आपने इनकम टैक्स रिटर्न समय से फाइल नहीं किया, आपके ऊपर पेनल्टी लगी, फाइन लगी, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें, आपको पैसा वगैरह पे करना है, ठीक है, और आपने पता चला स्कूटी चला रहे हैं, बाइक चला रहा है, आपका चालान कट गया, तो जो भी पेनल्टी या फाइन के तौर पर आप पैसा देते हैं सरकार को, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा होता है। इसी तरीके से अगर बात करें, इंटरेस्ट रिसिट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सरकार जो है पैसे अगर कर्ज में देती है तो वहां से सरकार को जो ब्याज मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, तो वहां से भी सरकार के पास कमाई होती है पैसे की। तो सरकार ने जैसे किसी देश को पैसा लोन के फॉर्म में दे दिया, किसी और को पैसा उधार में दे दिया, तो वहां से जो सरकार को ब्याज मिलता है वो भी सरकार की एक इनकम का हिस्सा होता है। एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज इंटरेस्ट रिसिट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार को ब्याज की प्राप्तियां। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ ग्रांट्स या फिर गिफ्ट अगर मिलता है, ग्रांट्स या फिर गिफ्ट, है ना, सरकार को अगर हम कहते हैं अनुदान की प्राप्तियां, अनुदान की प्राप्तियां, सरकार को कुछ अगर ग्रांट्स या फिर गिफ्ट अगर मिलता है, तो ग्रांट्स और जो गिफ्ट का पैसा होता है, अनुदान का पैसा होता है, वो भी सरकार के नॉन टैक्स रेवेन्यू है। जैसे किसी कंट्री से अगर हमें कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला, मतलब मान लेते हैं अमेरिका से हमें $1000 फ्री में दे दिए गए, तो जो फ्री का पैसा है, जो गिफ्ट का पैसा है, अनुदान का पैसा है, वो सब नॉन टैक्स रेवेन्यू का हिस्सा है। इसके अलावा डिविडेंड, है ना, जो सरकारी कंपनियां हैं वो बहुत बढ़िया पैसा सरकार को कमा के डिविडेंड ट्रांसफर करती हैं। डिविडेंड, जिसको हम लाभांश कहते हैं, लाभांश, डिविडेंड ऑफ PSUs, पब्लिक सेक्टर यूनिट, मतलब जो सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां हैं, जो सरकारी कंपनियों से जो पैसा कमाया जाता है वो कमाती हैं, उसके बाद वो प्रॉफिट का एक हिस्सा सरकार के साथ ट्रांसफ़र करती हैं, सरकार के साथ शेयर करती हैं। मैंने आपको अभी करंट अफेयर्स में पढ़ाया भी था कि 4 पब्लिक सेक्टर बैंकों ने सरकार को पैसा दिया। RBI ने सरकार को इस साल 2,10,874 करोड़ रुपए का डिविडेंड ट्रांसफ़र किया, जो कि पिछले साल 87,000 करोड़ रुपीज़ जो पिछले साल था उससे लगभग 141%, ऑलमोस्ट 141% जो है ज़्यादा है। तो डिविडेंड क्या है, सरकारी कंपनियां जो पैसा कमाती हैं उसमें वो सरकार को एक प्रॉफिट का हिस्सा ट्रांसफ़र करती हैं, उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो सरकार के पास ये सब हो गए कमाई के जरिए। इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आता है कि ये बताइए जो डिविडेंड की इनकम होती है सरकार के पास वो किस तरीके का हिस्सा होती है, किस तरीके की इनकम होती है, तो क्या होती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू की इनकम। पेनल्टी का पैसा है, फाइन का पैसा है, इंटरेस्ट रिसिट्स है, ये सारी आपको इनकम यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये हमारा हो गया रेवेन्यू रिसिट्स, ये तो हो गई हमारी रेवेन्यू की इनकम। अब चलिए इसी पैसे को हमें खर्च करना है, तो खर्चा देख लेते हैं कहाँ होता है। अब हम बात करेंगे किसकी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। भाई पैसा आया है तो खर्चा भी तो होना चाहिए। जैसे अंबानी साहब ने खर्च किया है ना, अंबानी साहब ने लगभग 5,000 करोड़ रुपए के आसपास खर्च कर दिया है अनंत अंबानी की शादी, अपने बेटे की शादी में, है ना। हालांकि उनकी नेटवर्थ का पॉइंट समथिंग ही है, बहुत नहीं है,
हम मिडिल क्लास आदमी तो माइनस में जाके पैसे खर्च कर लेता है। अंबानी साहब के पास बहुत सारा पैसा है, वो तो थोड़ा सा पॉइंट्स में पैसा खर्च कर दिया अपने बेटे की शादी में, इट्स नॉट अ बिग डील। बट बाकी लोगों को लगता है कि सारे अंबानी साहब बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। अरे नहीं यार, उनकी इनकम का कुछ भी नहीं है, वो पॉइंट समथिंग परसेंट, अराउंड 0.6 0.7 1% से भी कम उनकी इनकम का पैसा खर्च हुआ है। ठीक, तो चलिए देखते हैं राजस्व व्यय की हम बात करते हैं। तो राजस्व व्यय क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये पैसा हम खर्च कहाँ करेंगे। अब इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिएगा, सो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ पाएंगे कि किस तरीके से होता है। देखिए एक तो फ्रेंड्स, और ये जनरली मैं एग्जांपल देता हूँ, और बहुत इजी एग्जांपल, इससे आप आराम से कोरिलेट कर पाएंगे। एक तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों की ज़िंदगी में लाइफ स्टाइल के लिए, आपको अपने हाउस होल्ड रन करने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, जीवन यापिका के लिए आपको कुछ मंथली पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जैसे अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो फ्लैट का आपको रेंट देना है, कुछ खाने पीने के फूड एक्सपेंसेस हैं आपके पास, कुछ ट्रैवल एक्सपेंसेस, कुछ यात्रा करते आते जाते हैं, पेट्रोल वगैरह है, या फिर कन्वेंस का आपका पैसा कुछ खर्च हो रहा है, इंटरनेट का रिचार्ज करा रहे हैं, मोबाइल का रिचार्ज करा रहे हैं। ये सब आपके खर्चे हैं जो आप हर महीने करते रहते हैं जनरली। अच्छा, ये तो हो गया आपके रेवेन्यू की तरह, जो आपको जनरली आपको खर्चा करना ही रहेगा अपने आप को लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। लेकिन आप कई बार क्या करते हैं, आप अपने घर के लिए नई टीवी खरीद के लाए, फ्रिज खरीदे, कार खरीदे, वॉशिंग मशीन खरीदे। अब ये सारा जो काम आप कर रहे हैं, ये बेसिकली क्या है, ये आपका लंबा समय का एक्सपेंडिचर है। इससे आपके घर में एक एसेट क्रिएशन हो रहा है। आप नई घर खरीद लिए, कार खरीदे, फ्रिज खरीद लिए, वॉशिंग मशीन खरीद लिए, एसी खरीद लिए, तो ये क्या, ये आपके घर में एसेट क्रिएशन है। तो ये जो लंबे समय के जो एक्सपेंडिचर है, जैसे आपके घर में एसेट क्रिएशन होता है, वो होता है सरकार के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह। और जैसे हमारे रोजमर्रा के खर्चे होते हैं, उसको चलाने के लिए जो हम पैसा खर्च करते हैं, वो सरकार के लिए ऐसा रेवेन्यू की तरह होता है। तो ऐसे सरकार को भी फ्रेंड्स साल भर गवर्नमेंट चलाने के लिए, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के लिए सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और वो सारे खर्चे सरकार कहाँ से पूरे करती है? रेवेन्यू के पैसे से पूरा करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, सरकार को अगर जो है, लेट्स सपोज जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरीज का पेमेंट करना है, उनकी तनख्वाह देनी है, वेतन का भुगतान करना है, सरकार को वेतन बांटना है, चाहे राष्ट्रपति का वेतन देना, चाहे प्रधानमंत्री जी का वेतन देना, चाहे जो एमपीज हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनका वेतन देना है, डिफेंस फोर्सेस के एम्प्लॉयज़ की सैलरीज देनी है, रेलवेज के लोगों की सैलरी ट्रांसफ़र करनी है। तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उन सबको सरकार वेतन इन्हीं टैक्स के पैसों से बांटती है। ठीक, इसके अलावा सरकार को अगर सब्सिडी देनी है ना, सब्सिडी या वेलफेयर स्कीम्स के लिए पैसा खर्च करना, सब्सिडी मतलब हो गया उपदान, है ना, गैस सिलेंडर की सब्सिडी देनी है या किसी और वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए सरकार को पैसा खर्च करना है, वो पैसा फ्रेंड्स कहाँ से खर्च होगा? ये रेवेन्यू से खर्च होता है। ठीक, इसी तरीके से अगर हम देखें, सरकार को लोन का पेमेंट करना है, लोन पेमेंट किसका? गवर्नमेंट को अपना। हम लोग लाते हैं घाटे का बजट, तो सरकार के पास कर्जा भी होता है, तो सरकार अपने कर्ज का भुगतान यहीं से करती है। ठीक, यहाँ से पैसा खर्च होगा। इसके अलावा सोशल वेलफेयर स्कीम्स, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज पर सरकार पैसा खर्च कर रही है, स्वास्थ्य की सुविधाओं पर, हेल्थ स्कीम्स हो गई, है ना, एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए सरकार पैसे खर्च कर रही है। ठीक है, या फिर और किसी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए। तो ये सारे खर्चे जो है सरकार के, सरकार के कहां से आएंगे? रेवेन्यू में हम इसको काउंट करते हैं। ठीक है, तो सरकार का जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं। मोदी साहब रशिया की यात्रा पे गए, ऑस्ट्रिया की यात्रा पर गए, तो उसके लिए जितना उनका एक्सपेंसेस होगा, वो सब गवर्नमेंट इस एक्सपेंसेस से, रेवेन्यू से बियर करती है ना। पार्लियामेंट में सब्सिडी वगैरह दी जा रही, चाय वगैरह पिए, वैसे हालांकि अब नहीं है, बट अगर कुछ है तो यहाँ से पैसा खर्च होगा। तो सरकार को साल भर में जो भी रेवेन्यू के तौर पर, सरकार को साल भर में गवर्नमेंट रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए जो भी सारा खर्चा लगता है, वो सारा का सारा खर्चा रेवेन्यू का पार्ट होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताइए सर, अगर सरकार हाईवे बनवा रही है, ब्रिज बनवा रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कर रही है, बुलेट ट्रेन का काम कर रही है, या स्टेशन अपग्रेड कर रही है, पोर्ट्स डेवलप कर रही है, एयरपोर्ट डेवलप कर रही है, उसके लिए पैसा कहाँ से खर्च होगा? तो उसके लिए यहाँ से नहीं, वो आएगा कैपिटल में, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म एक्सपेंसेस, उससे पूंजी बनती है, एसेट क्रिएशन होता है। ये नहीं, रोजमर्रा का जो खर्चा है वो रेवेन्यू से होगा। ये बिल्कुल सबसे वन ऑफ द इजीएस्ट वे में हम समझ रहे हैं कि रेवेन्यू का एक्सपेंसेस क्या होता है और कैपिटल का क्या होता है। कैपिटल पर अभी हम आएंगे, पहले आई थिंक रेवेन्यू सभी को क्लियर है। इसको बाद में चाहें तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और ये टर्म्स आपको न्यूज़ में देखने को मिलेंगे और ये टर्म्स आपको जो है बजट में भी आएंगे सारे।
ठीक है। तो पेनल्टी, फाइन, इंटरेस्ट, रिसिट्स, गवर्नमेंट गिफ्ट, ये सब नॉन टैक्स रेवेन्यू है, इसको गैर कर राजस्व कहते हैं। टैक्स से पैसा, नॉन टैक्स से पैसा, और सरकार को चलाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस सारे वो यहाँ। हॉस्पिटल अगर हम बनवा रहे हैं तो उसका पैसा वहां से खर्च होगा, लेकिन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में 5 लाख रुपए का हम हेल्थ कवरेज दे रहे हैं, वो पैसा यहां से। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तें किसानों को ट्रांसफर कर रहे हैं, वो यहां से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए पैसा खर्च होगा रेवेन्यू से, ठीक है। आई होप ये पॉइंट सभी को क्लियर है, समझ में आ रहा है तो ठीक है। तो कमेंट सेक्शन बताइए हाँ सर क्लियर है। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वन। तो हमने रेवेन्यू का पार्ट क्लियर कर लिया, वी हैव क्लियर द रेवेन्यू पार्ट, रेवेन्यू का बजट हमें क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे किसके, कैपिटल बजट की, पूंजी बजट की। तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैपिटल बजट। कैपिटल बजट को हम लोग फ्रेंड्स नाम देते हैं क्या, इसको कहते हैं पूंजी बजट। ठीक है, हम इसमें समझेंगे कैपिटल में पैसा आता कहां से, कैपिटल में पैसा जाता कहां से, जाता कहां। सबसे पहले हम बात करेंगे कैपिटल रिसिट्स की। कैपिटल रिसिट्स का मतलब क्या हो गया, पूंजी प्राप्तियां। पूंजी प्राप्तियां मतलब पूंजी का पैसा आता कहां से, सरकार के पास, कैपिटल रिसिट्स। ठीक, फिर हम देखेंगे क्या, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब सरकार पूंजी का पैसा खर्च कहां करेगी, कमाएंगे फिर खर्चा करेंगे, कमाएंगे देखेंगे कहां से आया, और फिर खर्चे हम देखेंगे। तो चलिए फोकस करते हैं इस पर। जब हम फ्रेंड्स बात करते हैं कैपिटल रिसिट्स की, तो सरकार के पास कैपिटल में, पूंजी में पैसा कहां से आता है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैपिटल रिसिट्स की अगर बात करें तो हमारे पास यहां पर आता है, सरकार के पास एक तो पैसा आता है फ्रेंड्स बोरोइंग्स के जरिए, बोरोइंग रिसिट्स, IPTS, बोरिंग रिसिट्स। बोरिंग रिसिट्स का पैसा, इसको हम कहते हैं उधार की प्राप्तियां। सरकार एक तो पैसा लाती है फ्रेंड्स कहां से, कर्जा मांग के, उधार की प्राप्तियों में पैसा सरकार के पास आता है। अब सरकार सर उधार कहां से मांगती है, तो फ्रेंड्स एक तो होती है क्या, इंटरनल बोरोइंग। एक तो पैसा कर्जा घर में मांगा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल बोरोइंग्स। एक तो सरकार क्या करती है, पैसा कर्ज में मांगती है घर में। इंटरनल बोरोइंग्स का मतलब क्या है, सबसे बेस्ट एग्जांपल RBI से सरकार पैसा कर्जे में ले रही है, कि कर्ज का पैसा है, घर में मांग लिया, घर में नहीं मिला, घर में मतलब नहीं ऑप्शन है या फिर नहीं लिमिट है, तो हम लोग बाहर ले सकते हैं। हम लोग इसको कहते थे एक्सटर्नल बोरोइंग्स। यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो सरकार क्या कर सकती है, भाई बाहर से पैसा बोरो कर सकती है। अच्छा, एक्सटर्नल बोरोइंग में हमारे पास क्या ऑप्शन है, एक्सटर्नल बोरोइंग में फ्रेंड्स हम पैसा ले सकते हैं कहाँ से, वर्ल्ड बैंक से, हम पैसा ले सकते हैं IMF से, हम पैसा ले सकते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक से। तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं जहां से सरकार पैसे कर्ज में ले सकती है। तो कैपिटल में एक तो हम पैसा फ्रेंड्स कहां से ले सकते हैं, कर्जे से ले सकते हैं, मतलब पैसे उधार में मांग सकते हैं, ठीक, बोरिंग्स के थ्रू। दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन है कि हम जो है डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के थ्रू, विनिवेश की प्रक्रिया के थ्रू पैसे जुटा लें। इसको हम लोग कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस के जरिए विनिवेश। निवेश का मतलब होता है पैसे लगाना, विनिवेश का मतलब होता है पैसे निकालना। जब सरकार सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटाकर, सरकार सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेच करके अगर पैसे जनरेट करती है, तो उसके थ्रू लाया गया पैसा सरकार का डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा कहलाता है। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया आपसे, क्वेश्चंस में कराऊंगा, टेंशन मत लिए, MCQ में आपके लिए लेके आऊंगा, इसके आगे हम करेंगे MCQ। डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, सरकार द्वारा सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी घटाकर पैसे इकट्ठा करना, यह है विनिवेश का प्रोसेस या फिर डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस। यहां पर सरकार सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी घटाकर पैसे इकट्ठा करती है।
जैसे सरकार ने LIC में 3.5% हिस्सेदारी बेची थी और ऐसे में सरकार को लगभग 21,000 करोड़ रुपए सरकार को मिले थे। तो ये क्या हो गया, ये विनिवेश की प्रक्रिया के थ्रू ला गया पैसा। और सरकार ने कितनी हिस्सेदारी बेची थी, 3.5%, 3.5% स्टेक होल्डिंग सरकार ने LIC में बेची थी। तो विनिवेश की प्रक्रिया के थ्रू भी सरकार पैसे लाती है। ठीक, ये दो सबसे मेजर तरीके हो गए जिससे सरकार के पास कैपिटल में पैसा आता है। चलिए, पैसा आ गया, खर्चा करते हैं। खर्चा सर ये पैसा कहां होता है? तो फ्रेंड्स, कैपिटल में हम पैसा लॉन्ग टर्म्स के लिए पैसा खर्च करते हैं। तो यहां पर हमें देखने को मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट के लिए। इसका मतलब आधारभूत ढांचों का निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हम पैसा खर्च करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हाईवेज। अब तो हाईवे हमारे लिए नॉर्मल हो गया, हम सीधे बात करते हैं अब एक्सप्रेसवेज की, है ना। स्टेशंस हम डेवलप कर रहे हैं, है ना। ब्रिजेस बना रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, रोड वगैरह का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बुलेट का काम कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन का, मेट्रो ट्रेन का, ठीक है। हॉस्पिटल का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, एम्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, हॉस्पिटल है ना, और कॉलेजेस हैं। तो ये सब तरह के काम यहां से काउंट होंगे कैपिटल पे। आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है, बिजलीकरण का देश के अंदर काम हो रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन है, बिजलीकरण का काम कर रही सरकार। ये सभी तरीके के एक्सपेंसेस हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएंगे। तो ये सरकार का होता है पूंजीगत खर्चा। तो जब कभी भी आप न्यूज़ में देखेंगे तो आपको वहां पर ये टर्मिनोलॉजीज देखने को मिलेंगे कि जो है सरकार रेवेन्यू में इतना पैसा खर्च करेगी, कैपिटल एक्सपेंसेस सरकार के इतने रहेंगे। तो जब कभी भी पूंजी की बात आए तो आपके माइंड में आना चाहिए सर पूंजी मतलब लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर, सरकार का ये पैसा लॉन्ग टर्म के लिए स्पेंड होगा और सरकार देश के लिए एसेट क्रिएशन का काम करेगी। अगर सरकार अपना कैपेक्स बढ़ाती है, इसको शॉर्ट में हम कैपेक्स भी कहते हैं, CAPEX मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर सरकार बजट पे अपना कैपेक्स बढ़ाती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाती है, सो दैट इज अ पॉजिटिव इंडिकेटर फॉर द कंट्री प्रोस्पेक्टिव। क्यों? क्योंकि सरकार कैपिटल पर फोकस करेगी और जब देश का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, एयर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हो, तो ऐसे में ओवरऑल जो इकोनॉमी जो है उसको डेवलप करने में काफ़ी मदद मिलती है। एंड दैट्स वाई बजट में सबकी नज़र रहती है हम लोगों की कि सरकार कैपेक्स कितना कर रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना कर रही है। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए हम पैसे खर्च करें, बट ओनली दो फॉर दोज पीपल हु आर नीडी पीपल। जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए हमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी करना है। ऐसा नहीं कि सोशल वेलफेयर में हम पैसा बिल्कुल ख़त्म कर दें या सब्सिडी देना बंद कर दें पूरी तरीके से, नहीं। दोज पीपल हु आर द नीडी पीपल विल हैव टू टारगेट देम, उनको हम टारगेट करें, उनको पैसे दें। बट मोस्ट ऑफ द पैसा हम कोशिश करें इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसे खर्च करें, तो इंफ्रास्ट्रक्चर विल प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स देखा कि हमारे पास बजट में कंपोनेंट्स हम बात कर रहे थे, तो हमारे पास गवर्नमेंट के बजट के दो कंपोनेंट्स हो गए। रेवेन्यू बजट के बारे में मैंने आपके साथ डिटेल में डिस्कस किया, कैपिटल बजट के बारे में आपको मैंने बताया, ठीक है। और रेवेन्यू में नॉन टैक्स क्या होता है, टैक्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमने समझी। तो कितने पॉइंट सभी को अच्छे से क्लियर है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये अभी हमारा फर्स्ट पार्ट था, तो आज के सेशन में हमने ये पॉइंट्स पर बातें की। आगे हम मिलेंगे तो आगे हम इसके नेक्स्ट पार्ट में और डेफिसिट्स क्या होते हैं, घाटे क्या होते हैं, उन टर्मिनोलॉजीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं आपके साथ डेली जो है करंट अफेयर्स का सेशन करता हूँ, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स, फाइनेंशियल एक्सप्रेस में। इससे मैं बजट से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आ रहे हैं उस पर हम थोड़े बहुत डिस्कशन यहाँ पर करते रहते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम न्यूज़पेपर कवर अप करते हैं तीनों। रात को 8 बजे सेशन होता है, अगर अभी तक नहीं स्टार्ट किया तो स्टार्ट कर दिए, बहुत आपको बेनिफिट करने वाला है ये पर्टिकुलर सेशन, ठीक है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। तो बजट में हम बारे में हमने चर्चा की थी कि बजट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 112 के अंदर डिफाइन किया गया है और इसको हम लोग एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं। और कोई भी सरकार जो पावर में है उसको हर साल जो है बजट जो है इंट्रोड्यूस करना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर, और बजट को टेबल करने की पावर जो होती है वो प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास होती है। और उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर हमें बजट के डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हुए आपको देखने को मिलते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर जो वित्त मंत्री होते हैं, जनरली ये ट्रेंड होता है, ये परंपरा होती है कि वो पढ़ते हुए आपको बजट की डिटेलिंग देते हुए हमें देखने को मिलेंगे।
और इस बार इस समय फाइनेंस मिनिस्टर की अगर बात करें तो निर्मला सीतारमण जी आपको बजट पेश करते हुए देखने को मिलेंगी 23 जुलाई को। हमारे यहाँ फ्रेंड्स एक परंपरा है इंडियन कल्चर की अगर बात करें कि कुछ शुभ काम करने से पहले मुंह मीठा करा लिया जाए, है ना। और उसी सिनेरियो में बजट से पहले हर साल एक परंपरा फॉलो की जाती है कि एक हलवा सेरेमनी कंडक्ट होती है, जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर बाकी जो डिग्नेटरीज हैं जो बजट के डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन में, बजट के बनने में जो है इन्वॉल्व हैं, उन सभी लोगों का मुंह मीठा कराकर फिर फाइनली बजट का जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट किया जाता है। नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट की अगर बात करें तो नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में यहाँ पर बजट के डॉक्यूमेंट्स का सारा काम प्रोसेस किया जाता है। और उससे पहले जो है निर्मला सीतारमण जी ने कल ही जो है एक हलवा सेरेमनी भी कंडक्ट की, जिसमें यहाँ पर मुंह मीठा कराकर सभी लोगों को जो है बजट का प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट किया गया। तो कल ही कंडक्ट हुई है हलवा सेरेमनी। तो हलवा सेरेमनी बेसिकली क्या है, एक कन्वेंशन के तौर पर, परंपरा के तौर पर, ट्रेंड के तौर पर इसको फॉलो करते हैं, जिसमें एक शुभ काम से पहले कुछ मुंह मीठा हो जाए। तो वही वाला ट्रेंड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, डेयरी मिल्क की जगह हलवा। अभी हलवा जो है गाजर की दाल का है, गाजर का है या मूंग की दाल का या सूजी का हलवा है, तो आप जरूर देख लीजिएगा। वैसे देखने में तो सूजी का हलवा लग रहा था, बाकी यार खाने वाले लोग बता सकते हैं कि कौन सा ये हलवा था, ठीक है। बट फिलहाल ध्यान रखिएगा हलवा सेरेमनी कंडक्ट होती है। चलिए, हलवा सेरेमनी के तो बारे में हमने बात कर ली। अब हम एक आज इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट्स ऑफ द बजट। बजट में सरकार के डिफरेंट टाइप के डेफिसिट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के घाटे होते हैं। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में मैं आपको बजट के डिफरेंट टाइप्स के डेफिसिट्स या फिर घाटे के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे डेफिनेटली एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, समझने में भी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट आई मेक इट वेरी ईजी फॉर यू। आपके लिए मैं बहुत ही आसान कर दूंगा इसको, और आप आराम से इसको जो है कवर अप कर पाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स के बारे में, बजट के डिफरेंट टाइप के घाटे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन, है ना। तो बजट के डिफरेंट टाइप के अगर हम डेफिसिट्स की मैं बात करूं, डेफिसिट का मतलब हो गया घाटा। हमें पता है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर डेफिसिट बजटिंग हम करते हैं, घाटे का बजट ले आते हैं, जिसमें सरकार के पास इनकम कम होती है और सरकार एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है। व्हेन द इनकम इज लेस एंड द एक्सपेंडिचर इज मोर, इन दैट केस हमारा डेफिसिट का बजट आएगा। तो ऐसे में अगर हम टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स की अगर बात करें, सरकार के डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट्स अगर हम देखें, टाइप्स ऑफ डेफिसिट की अगर हम बात करें, डिफरेंट टाइप के अगर हम घाटे की अगर बात करें, तो सरकार के बजट के अंदर आपको 4 डिफरेंट टाइप के आपको डेफिसिट जो है देखने को मिलते हैं। 4 अलग अलग तरीके के घाटे देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग फ्रेंड्स सबसे पहले चर्चा करेंगे बजटरी डेफिसिट क्या होता है। हम लोग बात करेंगे बजटरी डेफिसिट, जिसको हम लोग बजटी घाटे के तौर पर जानते हैं, बजटी डेफिसिट या फिर इसको हम लोग बजटरी डेफिसिट कहते हैं। तो बजटी घाटा क्या होता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ फिर हम लोग बात करेंगे कि जो है बजटरी डेफिसिट के बाद हम लोग बात करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर फिस्कल डेफिसिट जो है हमें देखने को मिलता है, इसको हिंदी में बजटीय घाटा, बजटीय घाटा, ठीक है। और फिस्कल डेफिसिट को हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं, राजकोषीय घाटा, ठीक है। और फिर हम देखेंगे फिस्कल डेफिसिट, हम लोग देखेंगे उसके बाद प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट को हम लोग प्राथमिक घाटा कह देते हैं। ध्यान रखिएगा, बजट का ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे अक्सर एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं और इसमें कंफ्यूजन भी बहुत होता है, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी डेफिसिट हमें देखने को मिलता है, और हमें देखने को मिलता है रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, या फिर इसको हम लोग कहते हैं राजस्व घाटा, और फिर हमें देखने को मिलता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एक एक करके हम समझेंगे, बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और याद रखिएगा कि ये सेशन करने के बाद आपको दोबारा डेफिसिट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार के बजट पे अलग अलग टाइप्स के जो घाटे होते हैं वो आपको बिल्कुल नहीं अलग से डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, है ना। अब बहुत इत्मीनान से, ध्यान से देखिए, द थिंग्स विल बी वेरी इजी फॉर यू, चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान होने वाली है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम घाटे की बात करते हैं। घाटे जो है निकालने का तरीका क्या है। मान लेते हैं 100 रुपये मेरी इनकम है एंड 150 रुपीज़ का मेरा एक्सपेंस है। 100 रुपये मेरी कमाई है और 150 रुपये का मेरा खर्चा है। तो अगर मैं घाटा निकालना चाहूँ, सो हाउ आई कैन गेट द डेफिसिट,
तो घाटा निकालने का एक तरीका हो सकता है कि भाई 100 रुपये मेरी इनकम है, 150 रुपये मेरा खर्चा है। एक तो तरीका है इनकम में से एक्सपेंडिचर घटा दीजिए कि भाई 100 रुपये की इनकम हो गई, 150 रुपीज़ का एक्सपेंसेस हो गया, तो 100 माइनस 150 माइनस 50 आया, मतलब 50 रुपये का घाटा हुआ, माइनस सिंबल दिखाएगा कि सर घाटा हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम एक्सपेंडिचर में से इनकम घटा दें। भाई 150 रुपये खर्चा, मैं बता ही रहा हूँ मैं घाटे में, तो 150 रुपये का खर्चा हुआ, माइनस 100 रुपये की इनकम में से घटा दिया, 50 रुपये का घाटा सीधा निकल के आ गया। तो हम लोग जनरली सेकंड मेथड फॉलो करते हुए चलेंगे। बजटी घाटा, ये घाटे निकालने का मतलब ये है कि सरकार हमारी डेफिसिट बजटिंग करती है, घाटे का बजट लाती है, तो सरकार असल में देखना चाहती है कि ओवरऑल बजट में आखिर हमें घाटा कितना हो रहा है, दैट वी वांट टू नो। तो इसके लिए चलिए हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं क्या, बजटरी डेफिसिट। सबसे पहले हम निकालते हैं बजटरी डेफिसिट, इसको हम लोग कहते हैं बजटी घाटा। ये कैसे निकलता है, सरकार के बजट में जो टोटल एक्सपेंडिचर है, मैंने आपको बताया था लास्ट सेशन में, एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो सरकार के पास रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट सैलरीज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को सैलरीज देनी है, सब्सिडी का पैसा देना है, वेलफेयर प्रोग्राम्स के लिए पैसा देना है, लोन का पेमेंट्स वगैरह करना है, ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या आ जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जैसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, है ना, ब्रिजेस हैं, हाईवेज हैं, इन सबको बनाना, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। तो बजटरी डेफिसिट अगर हम कहें तो हम लोग इसको निकालने के लिए हम करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर इसको हम निकालेंगे टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम को हम लोग यहां रिसिट्स कहते हैं, तो टोटल रिसिट्स। तो बजट में जो टोटल सरकार का खर्चा है उसमें से टोटल इनकम आप घटा दीजिए, तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिट्स आप घटा दीजिए, तो हमें मिल जाएगा क्या, बजटरी डेफिसिट, बजटी घाटा। अब मान लेते हैं सरकार का 150 रुपये का खर्चा है, 150 रुपीज सरकार का टोटल एक्सपेंडिचर है और 100 रुपये सरकार की टोटल कमाई है, तो इसमें से हमने घटा दिया, तो हमारा बजटी घाटा कितना निकल के आ गया, बजटरी डेफिसिट हमारा सर निकल के आ गया कितना, जो है 50 रुपीज़ का। अगर हम बात करें तो 50 रुपये का हमारा घाटा निकल के आ गया, बजटी घाटा 50 रुपये का। अब अगर आपको याद हो तो टोटल रिसिट्स की हम बात करते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं, तो टोटल इनकम में हमारे पास आता है फ्रेंड्स रेवेन्यू रिसिट्स, रेवेन्यू की इनकम आती है जिसमें टैक्स का पैसा, नॉन टैक्स का पैसा आता है ना। और इसके अलावा हमें देखने को मिलता है क्या, आपका कैपिटल रिसिट्स, पूंजी की प्राप्तियां, जिसमें बोरोइंग्स का पैसा, उधार का पैसा और विनिवेश का पैसा, डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा आता है। ये सब मैंने लास्ट सेशन में पढ़ाया था, फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहां पर आप घाटा तो निकाल लें, आप टैक्स का पैसा सरकार का खुद का है, समझ में आता है, नॉन टैक्स का पैसा भी सरकार का खुद का है, समझ में आता है, विनिवेश का भी पैसा सरकार का खुद का है, लेकिन उधार के पैसे को आप इनकम कैसे बोल रहे हो, उधार के पैसे को आप कैसे बोल रहे हो अपनी इनकम, और उधार के पैसे को अगर आप इसमें शामिल करोगे तो घाटा तो कमाएगा ही। तो सरकार कहती है बजटी घाटा यार हमें वाकई में असली पिक्चर नहीं दे पा रहा है, सही बात नहीं बता पा रहा है, और इसीलिए सरकार सही कैलकुलेशन के लिए, ज़्यादा बेटर कैलकुलेशन के लिए सरकार निकालती है एक और तरीके का घाटा जिसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, इसको हिंदी में कहते हैं राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा अब ये कैसे निकलता है, इसमें हम निकालने के लिए हम वही फॉर्मूला अपनाते हैं, सरकार का जो टोटल एक्सपेंडिचर है बजट में, कुल खर्चा माइनस टोटल रिसिट्स, जो टोटल सरकार की कमाई है, टोटल रिसिट्स, इसको हम जोड़ देते हैं। लेकिन समस्या कौन पैदा कर रहा था, उधार का पैसा, तो यहां पर हम क्या करेंगे, उधार के पैसे को छोड़ देंगे, हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग रिसिट्स, हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, उधार के पैसे को छोड़ देंगे, उधार के पैसे को हमें नहीं ऐड करना है। तो इस तरीके से अगर हम अपना घाटा निकालना चाहें, फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा कैसे निकलेगा, तो सरकार का मान लेते हैं टोटल इनकम कितनी थी, टोटल मतलब खर्चा कितने था, 150 रुपए का, 100 रुपए मान लेते हैं टोटल इनकम थी, जिसमें मान लीजिए आप 20 रुपए जो है उधार का पैसा था, बोरोइंग्स का पैसा था 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ था यहाँ पर सरकार के पास उधार का पैसा, 20 रुपीज़ बोरोइंग्स की फंडिंग थी, और यहाँ पर बाकी का जो बचा हुआ, यहाँ पर आपको जो 80 रुपीज़ आपको देखने को मिल रहा है, 80 रुपीज़ ये सरकार के अपने खुद के थे, जिसमें टैक्स का पैसा, नॉन टैक्स का पैसा और विनिवेश का पैसा। तो ऐसे में अब हम सरकार का घाटा निकालेंगे, तो यहाँ पर आपको कितना देखने को मिलेगा, 70 रुपए का घाटा देखने को मिलेगा।
इसका मतलब यहां से एक बात हमें साफ साफ हमारे दिमाग में सेट हो जाती है कि सर फिस्कल डेफिसिट हमेशा बड़ा होता है बजटीय डेफिसिट से। जो राजकोषीय घाटा होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे? बजटीय घाटे से। क्यों? क्योंकि इसमें हम किसको छोड़ देते हैं? इसमें हम उधार के पैसे को छोड़कर इसको निकालते हैं। और इसीलिए सरकार हमेशा टारगेट करते हुए आपको फिस्कल डेफिसिट को देखने को मिलेगी और हमेशा न्यूज़ में सरकार के फिस्कल डेफिसिट की चर्चा होती है। ठीक है, इसका हम हमेशा जिक्र करते हैं, इसका हमेशा डिस्कशन करते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट वन फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा अगला कि प्राइमरी डेफिसिट है ना। प्राइमरी डेफिसिट ये क्या है? अब प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट को हम लोग कहते हैं फ्रेंड्स प्राथमिक घाटा। अब सरकार क्या कह रही देखिए, मान लेते हैं मैंने आपसे 5 लाख रुपए उधार में ले रखे हैं, तो 5 लाख रुपए मेरा घाटा है, 5 लाख रुपए मैंने आपसे उधार में ले रखे मान लेते हैं। अब लेकिन इस 5 लाख रुपए में मैं कह रहा हूं कि सर 2 लाख रुपए मैं इस बार दे दूंगा। 5 लाख रुपए मेरे ऊपर कर्जा है, लेकिन मैं कह रहा हूं सर 2 लाख इस बार मैं दे दूंगा। तो 2 लाख में चूंकि दे दूंगा, तो 2 लाख में अगर दे रहा हूं तो वो मेरा इफेक्टिव जो घाटा है, वाकई में प्राइमरी लेवल पर मेरा प्राथमिक स्तर पर घाटा कितना निकल के आएगा? 3 लाख रुपए का। तो वही सरकार कहती है कि ठीक है सर हमारा घाटा फिस्कल डेफिसिट इतना है, लेकिन हम अभी इनिशियल लेवल पर अगर हम देखें, सरकार कह रही है कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो सरकार का फिस्कल डेफिसिट है, राजकोषीय घाटा है, उसमें से लोन पेमेंट को सरकार हटा देती है। लोन पेमेंट, आपने जो लोन पेमेंट किया है उसको आप हटा देते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, मान लेते हैं सरकार का भाई कितने का घाटा है? फिस्कल डेफिसिट 70 रुपए का घाटा है। सरकार कह रही है कि इस बार इसमें से हम 10 रुपए का कर्जा भर देंगे, तो वाकई में प्राथमिक स्तर पर, प्राथमिक तौर पर घाटा कितना निकल के आ जाएगा? 60 रुपए का। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट में से लोन के पेमेंट्स को घटाने के बाद आपको देखने को मिलता है क्या? प्राइमरी डेफिसिट, जिसको हम प्राथमिक घाटा कहते हैं। और यह भी बात याद रखिएगा, प्राइमरी डेफिसिट से भी हमेशा बड़ा होता है फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट सबसे बड़ा इनमें आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब ऐसा मत करिएगा कि ये इससे भी बड़ा हो गया, नहीं, यहां पर आप 30 रुपए का पेमेंट कर दिए, इससे छोटा जाएगा, तो इन दोनों में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ये बात यहां पर क्लियर कट है कि फिस्कल डेफिसिट जो है वो सरकार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। फिस्कल डेफिसिट को टारगेट करना और फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करना, जिसको हम लोग हिंदी में राजकोषीय घाटा कहते हैं। ठीक है, तो राजकोषीय घाटा नियंत्रित करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सरकार के राज खजाने पर बर्डन हमें दिखा रहा है। इसमें हम कैसे निकालते हैं? टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल एसेट्स घटाइए उधार के पैसे को छोड़कर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और हम डेफिसिट देखते हैं, जिसको हम लोग कह रहे हैं अगला हमारे पास है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, जब हम फ्रेंड्स रेवेन्यू डेफिसिट की बात करते हैं तो हम रेवेन्यू के ही कॉलम में रहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो टैक्स नॉन टैक्स से पैसा आया उसका खर्चा, मतलब सैलरी वगैरह में, सब्सिडी वगैरह में रेवेन्यू का खर्चा, माइनस टोटल रेवेन्यू की इनकम, रेवेन्यू रिसिट्स। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं सरकार ने उम्मीद किया कि हमारे देश के लोगों से कि हम लोग टैक्स भरेंगे, पेनल्टी भरेंगे, फाइन भरेंगे, सरकार के पास 100 रुपए आएगा। सरकार ने ऐसा उम्मीद किया, लेकिन सरकार के पास पता चला यार 80 रुपए ही आए। सरकार उम्मीद कर रही थी कि 100 रुपए सरकार के पास आएंगे, लेकिन सरकार के पास आए 80 ही रुपए। तो सरकार कितने अपने रेवेन्यू की इनकम से या रेवेन्यू रिसिट से पीछे रह गए। शॉर्टफॉल कितना देखने को मिला? 20 रुपए का। तो ये सरकार का कहलाता है रेवेन्यू का घाटा। तो रेवेन्यू का घाटा क्या होता है? जो सरकार प्लान कर रही है टैक्स वगैरह का कलेक्शन या फिर रिसिट्स का कलेक्शन प्लान कर रही है, अगर रेवेन्यू का खर्चा ज्यादा हो गया तो वहां से जो घाटा निकलेगा उसको हम रेवेन्यू डेफिसिट कहते हैं। ठीक है, और इसी में हम एक और निकाल सकते हैं क्या? इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ये क्या होता है? आपको जो रेवेन्यू का जो घाटा है, इसमें से फ्रेंड्स आप क्या घटा दीजिए? ग्रांट्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रांट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू स्टेट्स। राज्य सरकारों को सरकार की तरफ से कुछ अनुदान दिया जाता है, जिससे वो वहां पर अपने यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सके, सड़कें हैं, हाईवे वगैरह हैं, एक्सप्रेसवे वगैरह, वो सब बना सकें। तो उसके पैसे को अगर हम हटा दें तो यहाँ से हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखने को मिल जाता है।
सरकार कह रही कि सर ठीक है, हमारा घाटा तो सर 20 रुपए का चल रहा है रेवेन्यू में, लेकिन सर हमने 5 रुपए इनको सड़क बनाने के लिए भी दिए थे, तो उसको आप हटा दीजिए। तो हमारा वाकई में इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हमारा सर 15 रुपए के रहेगा, क्योंकि हमने कुछ अनुदान दे दिया था। तो ग्रांट्स देते हैं वो यहाँ इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट से निकालते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या हुई कि जो सबसे बड़ा हमारे पास डेफिसिट हमें देखने को मिलता है वो है हमारा क्या, फिस्कल डेफिसिट, जिसको हम लोग राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा सबसे बड़ा होता है। एक बात और, अगर पैसा सरकार घाटे में है और सरकार अगर पैसा जो खर्च कर रही है घाटे में है, अगर सरकार उससे कैपिटल जनरेट कर रही है तो घाटा नहीं। जैसे मान लेते हैं मैंने 5 लाख रुपए उधार में लिए और 5 लाख रुपए मैंने पार्टी वार्टी करने में उड़ा दिए, और हम लोगों ने पार्टी करने में 5 लाख रुपए उड़ा दिए। ये मान लेते हैं हम लोग हैं और हमने 5 लाख रुपए पार्टी में उड़ा दिए, और वही कोई दूसरा बंदा उसने 5 लाख रुपए उधार में लिए, उसने उससे ऑटो खरीद लिया और उससे ऑटो चलवाना शुरू कर दिया। अब कहने को दोनों लोगों ने 5 लाख रुपए कर्ज में लिए हैं, लेकिन अंतर क्या है, इस 5 लाख रुपए से कैपिटल जनरेट हो रही है। ये बंदा इस 5 लाख रुपए से पैसे कमाएगा और ये खा पी के उड़ा दिया, पैसा खत्म। तो सरकार का अगर डेफिसिट घाटे में है, सरकार अगर घाटे में है, लेकिन घाटे का जो पैसा है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अगर यूज किया जा रहा है, सड़कें हैं, हाईवे, एक्सप्रेसवेज है, स्टेशन है, पोर्ट्स है, इनके डेवलपमेंट के लिए अगर यूज कर रही है पैसा सरकार, तो ऐसा घाटा, कुछ दाग अच्छे होते हैं ना, ऐसा घाटा ठीक है। अभी पैसा नहीं है, अभी हम घाटे में, लेकिन इससे हम पैसा बना लेंगे। लेकिन अगर पैसा केवल वेलफेयर स्कीम्स में अगर उड़ा दिया जाए, बहुत सारी फ्री बीस में, बहुत सारी फ्री की चीजें बांटने में अगर पैसा उड़ा दिया जाए, तो ऐसे में वहां पर हमें दिक्कत होगी। हाँ, ये वाली पार्टी सिलेक्शन की बात करेंगे, आप लोगों का फेलिसिटेशन प्रोग्राम होगा, तो उसमें बिल्कुल विल एंजॉय दैट, ठीक। तो ये आपको चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो जो सारे घाटे हैं मैंने आपके लिए नोट्स में भी बना दिए, इसको आप आराम से देख भी सकते हैं, ठीक है। इसको आप आराम से बाद में पढ़ भी सकते हैं। बाकी जो अपडेट में आएगा वो हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अभी फिलहाल अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी जो अपडेट है, फिस्कल डेफिसिट का टारगेट सरकार का 2024-25 के लिए 5.1% का है। और अभी हम बात करें, जो हमने रिवीजन किया है फिस्कल डेफिसिट, परसेंटेज ऑफ जीडीपी जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है वो 5.8% हमें देखने को मिला, जो अभी लेटेस्ट हमारा सरकार जो है इस साल का टारगेट कर रही है, ठीक है। तो राजकोषीय घाटा हमारा 5.8% और अगले साल का हम टारगेट करें 5.1%। ऐसे आपको रेवेन्यू डेफिसिट देखने को मिलेगा 2.0% आगे के लिए, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आपको 0.8 देखने को मिलेगा और प्राइमरी डेफिसिट आपको देखने को मिलेगा 1.5। तो सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा क्या, फिस्कल डेफिसिट, और सरकार का लक्ष्य इसी को कंट्रोल करने के लिए होता है। कोविड में देखिए घाटा कितना ज्यादा बढ़ गया था, उसके बाद लगातार सरकार इसको कम करने का प्रयास कर रही है। बजट आएगा तो बजट में इसी में अपडेट आएगा, तो मैं आपके साथ अपडेट भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए, और ये सब मैंने पॉइंट्स लास्ट सेशन पे आपके साथ डिस्कस भी किए थे कि कैपिटल में क्या आता है पैसा, रेवेन्यू में क्या आता है। लास्ट सेशन नहीं देखा तो जरूर देखिएगा अच्छे से। तो उम्मीद करता हूँ सारे पॉइंट्स क्लियर हैं। आप मेरे साथ लक्ष्य फाउंडेशन बैच में भी जुड़ सकते हैं। मैंने बहुत सारी डिटेल में चीज़ें पढ़ा रखी, ऑलमोस्ट 150 घंटे, है ना। इसके अलावा प्रैक्टिस बैचेस हैं, सभी की टेस्ट सीरीज़ है, आरआरबी के बैचेस हैं, आईबीपीएस क्लर्क के बैचेस, ये सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं बैंक महापैक के अंदर। और बैंक महापैक पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट फ्रेंड्स देखने को मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस कोड Y856। आप कोड यूज़ करके, ये मेरा कोड है, इसको आप यूज़ करके आप मैक्सिमम डिस्काउंट का फ़ायदा जो है उठा सकते हैं।